मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सुअरों के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। उत्तर पुरापाषाण युग में मेनली दो रंगों का प्रयोग किया गया, हरा और लाल। हरे रंग से नर्तकों के चित्र और लाल रंग से शिकारियों के चित्र बनाए गए हैं। और इनमें जो जानवरों के चित्र बनाए गए हैं वो काफी बड़े बड़े हैं, और मानवों के चित्र पतली आकृतियों में बनाए गए, पतली छड़ी जैसी। चलिए आगे पढ़ते हैं। मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग, इसे मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। दूसरी कालावधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई, मगर चित्रों का आकार छोटा होता गया। उत्तर पुरापाषाण युग में चित्रों का आकार बहुत बड़ा था, लेकिन मध्य पाषाण आते आते क्या हो गया, इस युग में चित्रों का आकार छोटा होने लगा। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिली। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया। कुछ चित्रों में आदिमानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी और जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया। कुछ और चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए चित्रित किया गया। तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सर्वस्त्र दोनों दिखाया गया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा, परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए, खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वो एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शैलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, तो कुछ में अंगुली के सिरों के बने निशान। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की भिन्न भिन्न रंगतें शामिल थी, लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों और खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमच, जिसे घेरू भी कहा जाता था, से बनाया जाता था। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था, तथा सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाला गया गोंद या राल मिला दी जाती थी। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उससे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार हैं। यह समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे, उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें स्थायी बना दिया। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाश्रयों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या शैलाश्रयों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे।
संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाश्रयों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर या शैलाश्रय की छत के पास बने हुए हैं। प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों एवं विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों और सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर की मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारियों को खुशी से इसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्रों से यह प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। जहां अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए, उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग, सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं, जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। इसका एक कारण तो यह भी हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी, तो वह उस पर दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोग ने भिन्न भिन्न समय में ये चित्र बनाए हों। इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतें, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष, विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथापि उन सब से अधिक महत्वपूर्ण तो ये शैल चित्र हैं, जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गया। इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या पता चला? इस चैप्टर को पढ़ के हमने ये जाना कि उस टाइम का मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था। उसने अपना जीवन बस आरंभ किया हुआ था, लेकिन उसने अपने दैनिक जीवन में जो वो करता था, देखता था, उन्हीं चीज़ों को उसने क्या किया, अपना समय व्यतीत करने के लिए शैलाकृतियाँ बनाई, शैल पे चित्र बनाया, गुफाओं में चित्र बनाया। उससे हमें क्या हुआ, आज के टाइम पे हमें उस समय के लोगों के रहन सहन, खान पान और दैनिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें दो तरीके के चित्रों के बारे में वर्णन किया गया है, एक उत्तर पुरापाषाण का और दूसरा मध्य पाषाण युग में। उत्तर पुरापाषाण युग में क्या था, दो तरीके के चित्र बनाए गए, हरे रंग के और लाल रंग के। हरे रंग के चित्रों में नर्तकों को दर्शाया गया और लाल रंग के चित्रों से शिकारियों को देखा गया। उत्तर पुरापाषाण युग में जो चित्र बने थे वो बहुत बड़े बड़े आकार के थे, जानवरों के चित्र, और मनुष्यों के चित्र पतली छड़ीनुमा आकृति के थे। लेकिन मध्य पाषाण युग में आते आते क्या हुआ, उनके चित्रों की कलाओं में अंतर देखने को मिलता। अब देखने को मिलता है कि जो बहुत बड़े बड़े आकार में जानवरों के चित्र बनाए जाते थे, वो आकृति में छोटे हो गए और मनुष्यों के चित्रों में भी अंतर मिला। जहां उन्हें पतली छड़ीदार नुमा दिखाया गया था, अब उन पे कपड़े भी पहनाए जाने लगे, सुंदर कपड़ों से सजा हुआ दिखाया जाने लगा और उनके द्वारा करे गए विभिन्न विभिन्न कार्यों को भी दिखाया गया। जैसे उन्हें शिकार करते हुए भी दिखाया गया, जानवरों से प्यार करते हुए भी दिखाया गया, बच्चों को खेलते हुए भी दिखाया गया, बच्चे बूढ़े हर तरीके के चित्र बनाए गए। धन्यवाद। बताइएगा आपको यह चैप्टर कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।